Select the correct sequence of following events. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का पार्ट 9। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला पॉइंट है जलियांवाला बाग मैस्करे, डॉक्टर सत्यपाल इंसार्सिनेशन, अमृतसर कांग्रेस सेशन। तो भाई क्वेश्चन में जो इवेंट पहले हुआ है उसको पहले रखना है, बाद वाले को बाद में। चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे जो डॉक्टर सत्यपाल थे, उनका जो इनकारसरेशन हुआ था वो हुआ था अप्रैल 9 को। क्योंकि आपको पता ही है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि भाई इनके जो इनको बंदी बना लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था, उसी के खिलाफ जो था जलियांवाला बाग में लोग जो थे इकट्ठे हुए थे। ठीक है भाई, इसका मतलब वो इवेंट पहले हुआ होगा। उसके बाद जलियांवाला बाग मैस्करे हुआ, हत्याकांड हुआ। क्या क्या हुआ उसके अंदर भाई ये भी मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ बिल्कुल आपको जो है क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में मैंने चलाई है। उसके बाद हुआ था, क्योंकि कांग्रेस का सेशन भी हर साल एक बार होता था पूरे एक साल के अंदर। तो जो वो सेशन हुआ था उस समय वो अमृतसर के अंदर हुआ था, और ये हुआ था दिसंबर के अंदर। तो अब तीनों इवेंट के बारे में हमें पता लग चुका है। अब हम इजीली बता सकते हैं कि पहले कौन सा हुआ था, यानी कि नंबर 2 पहले हुआ है। ठीक है, उसके बाद नंबर 1 हुआ है, यानी और बाद में हुआ 3, यानी कि 213 213 का नंबर बनेगा भैया। हम देख सकते हैं 213। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द हंटर कमेटी वॉज अपॉइंटेड आफ्टर। एक हंटर कमेटी अपॉइंट हुई थी, तो ये हुई थी भाई जलियांवाला मैस्करे के बाद। तो आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसमें भाई स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। स्वदेशी, इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब हुआ क्या था भाई, अब ये इंसिडेंट तो हो गया था, यानी कि मैस्करे था ये, बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था, बहुत लोग मारे गए थे इसके अंदर। अब इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, एक इंक्वायरी बिठाई भाई, इंक्वायरी कमीशन बिठाई, जिसका हेड था लॉर्ड विलियम हंटर। इसी के नाम पर इस कमेटी का नाम हंटर कमीशन पड़ा। और इस कमेटी में 7 मेंबर थे भाई, 4 ब्रिटिश और 3 इंडियंस। हालांकि काम तो इन 4 ब्रिटिश ने ही करना था, इंडियन तो जो था एक तरह से नाम के लिए था, काम जो था ब्रिटिशर्स ने ही करना था उसके अंदर। अब हुआ क्या, अब इसके कमेटी के परिणाम स्वरूप जो डायर था, जनरल डायर था, उसको इंग्लैंड वापस भेज दिया गया। और बाद में हुआ क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भाई उसको लॉयन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के नाम से भी नवाजा भाई। क्योंकि मैस्करे तो वो भारतीयों के लिए था ना भाई, यानी कि हत्याकांड जो था वो इंडियंस के लिए था, ना कि ब्रिटिशर्स के लिए। तो ब्रिटिश के लिए तो अच्छा था कि किसी ना किसी ने वहाँ पे ऐसा कुछ काम किया ताकि उनकी दहशत और बढ़े। तो आंसर क्या होगा भाई इसका? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है, हु फ्रॉम द फॉलोइंग किल्ड ओ डायर रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैस्करे। यानी कि इन चारों में से कौन है जिन्होंने ओ डायर को मारा। अब भाई यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो डायर है, यहाँ पर 2 पर्सनैलिटी हैं भाई अलग अलग। एक तो था वहाँ का एक्टिंग ब्रिगेडियर जनरल रिंडल डायर, यानी कि जो रेजिनल डायर था, इसने तो ऑर्डर दिए थे, यानी कि ये बाग के अंदर घुसा था और इसने ओपन फायर के ऑर्डर दिए वहाँ पे, और उसके जो ट्रूप्स गई थी उन्होंने वहाँ पे ओपन फायरिंग की। लेकिन जो इन सब एक्शन के पीछे जो इसने अप्रूवल दी थी, उसका नाम था माइकल ओ डायर, जो कि उस समय पर लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, और इसी को जो था मेन प्लानर माना जाता है इस मैस्करे का। तो एक तरह से भाई ये इसने बंदे ने क्या किया, इसने तो काम किया जो इसको बोला गया, लेकिन बोलने वाला कौन था? माइकल ओ डायर था। और इसको माइकल ओ डायर को 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटर हॉल में गोली मारी भाई। किसने? शहीद सरदार उधम सिंह जी ने। इनका बर्थ प्लेस पंजाब के सुनाम में है भाई। तो इन्होंने वहां पर जाकर, इनके लंदन में जाकर उसको गोली मारी। ठीक है, अब इस बात का ध्यान रखना है भाई, ये 2 अलग अलग पर्सनैलिटी हैं। बेशक इनके नाम में डायर जरूर आता है दोनों के, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। और इन सब चीज़ों के बारे में मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी डिस्कस करता हूँ भाई। ये सब चीज़ें, ये जो क्वेश्चन है, मैं किसी ना किसी तरह से इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आप लोगों ने मुझे ज्वाइन नहीं किया इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, तो भाई अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। डेडिकेटेड अपलोड मैं ट्यूसडे और फ्राइडे 2 दिन करता हूँ, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक इसलिए ज़रूरी है भाई, क्योंकि इस वीडियो का आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिलेगी, तो आप जाकर वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन द मोन्टैग चेम्सफोर्ड एक्ट वाज पास्ड इन 1990। अब जैसे भाई मोरले मिंटो फेमस हुआ था,
ठीक है, क्योंकि इनमें नाम में क्या था, एक का नाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का था, दूसरा था वॉइसरॉय का। उसी तरह से ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम है, ये वॉइसरॉय का नाम है उस समय के, यानी कि 1919 के। तो ये हुआ था 1909 में, और मोंटेगो चैम्सफोर्ड हुआ था 1919 के अंदर। तो उस समय पर इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ये भाई 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं भाई, कि 1857 के समय कौन था, जो 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन था, 1947 के समय प्राइम मिनिस्टर कौन था, 1919 के समय प्राइम मिनिस्टर कौन था। ये तीनों क्वेश्चन तो भाई मैंने हिस्ट्री के पार्ट 1 में डिस्कस किए हुए हैं, नहीं देखा तो जाके देख लेना, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। अब जो बात कर रहे हैं 1919 में, तो भाई ये था उस समय पर लॉयड जॉर्ज, ये थे वहाँ के उस समय के प्राइम मिनिस्टर, और ये 1916 से लेकर 22 तक रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब जलियांवाला मैस्करे हुआ, जलियांवाला बाग मैस्करे हुआ, उस समय पर भी यही प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के। क्योंकि हो सकता है कि मोंटेगो चैम्सफोर्ड ना पूछ के आपसे पूछा जाए कि जलियांवाला बाग के समय पर पीएम कौन थे, तब भी आंसर यही रहेगा, लॉयड जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम बात करेंगे खिलाफत मूवमेंट की, कि कौन से लीडर थे जो प्रोमिनेंट लीडर थे खिलाफत मूवमेंट के। तो भाई खिलाफत मूवमेंट को इंडियन मुस्लिम मूवमेंट ही बोला जाता है, जो 1919 से लेकर 1924 तक चली थी। ये एक तरह का इस्लामिक प्रोटेस्ट था भाई, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, जिसके अंदर मेन जो भाग ले रहे थे शौकत अली, मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद। तो और भी साथ में नेता थे, लेकिन इन तीनों के नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किस लिए हुआ था ये? टू रिस्टोर कैलिप ऑफ ओटोमन कैलिफेट। अब ये सब चीज़ है क्या, मैं आपको शुरू से बताता हूँ सारी चीज़ें। अब हुआ क्या भाई, जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 तो 1919 में ख़त्म हुआ था, तो उसमें हारने वाली साइड में एक ओटोमन अम्पायर भी था भाई, ठीक है, यानी कि तुर्की जो था वो हार गया था। और साथ में जो ओटोमन अम्पायर था, यानी कि जो इसका राजा था, उसको जो था वो पूरी दुनिया का, यानी कि पूरे वर्ल्ड का मुस्लिम का उसको खलीफा भी माना जाता था, यानी कि वही खलीफा था। खलीफा मीन्स उनका रिलीजियस लीडर, ठीक है, जैसे पूप होता है क्रिश्चियन के अंदर, ऐसे ही खलीफा होता है उनके पूरे रिलीजियस लीडर। अब हुआ क्या, अब उसके हारने के बाद अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, उन्होंने फैसला लिया कि जो टर्की में ओटोमन एम्पायर है, सुल्तान है, उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा, यानी कि खलीफा को हटा दिया जाएगा। तो इसके अगेंस्ट जो था पूरी दुनिया में, यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड इस चीज़ का जो था विरोध हुआ, यानी कि जहाँ जहाँ पर मुस्लिम लोग रहते थे उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। और मुस्लिम तो भाई भारत में भी रहते थे, इसलिए भारत के अंदर भी खलीफा की पोस्ट को हटाने के लिए, यानी कि हम उसकी पोस्ट खलीफा की पोस्ट हटाने के लिए खिलाफत कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम जो था खिलाफत मूवमेंट रखा गया था। भाई ये जो साथ में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये मैं देता हूँ, तो लिख लिया करो भाई, क्योंकि हर चीज़ मैं नहीं लिख पाता हूँ अपने स्लाइड के अंदर, तो आप लोग भी कुछ किया कीजिए, तभी मैं बोलता हूँ कॉपी पेन लेके बैठो, अगर आपको पूरा बेनिफिट लेना है। अब क्या हुआ भाई, जो खलीफा था वहाँ का, ब्रिटेन ने उसको वहाँ से हटा दिया, इसी के चक्कर में ये सब शुरू हुआ। और बाद में गांधी जी ने भी इसका सपोर्ट किया। वो क्यों किया, कैसे किया, वो भी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे भाई। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली और शौकत अली। उसके बाद वाई डिड महात्मा गांधी सपोर्ट द खलीफत मूवमेंट, यानी कि उन्होंने इसको मूवमेंट को सपोर्ट क्यों किया? क्योंकि भाई अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो स्टार्ट होने ही वाला था, क्योंकि उस समय पर जलियांवाला बाग मैस्करे हुआ था, तो इसलिए भी जो था एक तरह से नॉन कोऑपरेशन, यानी कि एक मूवमेंट तो चाहिए चाहिए थी उस समय पर, साथ में जो थी खिलाफत मूवमेंट भी शुरू हो गई थी। तो गांधी जी ने क्या कहा भाई, डिसाइड किया अभी क्यों ना इस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया जाए। अब हुआ क्या कि 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत डे ऑब्जर्व किया गया, और जो हिंदू थे वो मुसलमानों के साथ मिले, उनके साथ फास्टिंग की, यानी कि व्रत भी रखे और स्ट्राइक भी की, क्योंकि उस समय पर फास्टिंग रखना भी भाई एक बहुत बड़ा एक तरह का मूवमेंट था। अब उसके बाद हुआ क्या, अब जो मीटिंग हुई थी ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस की, उसने महात्मा गांधी को उनका प्रेसिडेंट चुना। और गांधी जी के लिए भाई ये इससे जुड़ना एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। क्यों? ताकि भाई इंडियन मुस्लिम जो थे और हिंदुओं का जो था वो एक तरह से फिर से वो लोग एक हो जाएं, क्योंकि आपको पता था 1907 में वो लोग भिड़ गए थे आपस में, ठीक है। कांग्रेस के भी बंटवारा हो गया था, मुसलमानों को अपना हक नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने अलग से अपनी मुस्लिम लीग बना ली थी भाई। तो गांधी जी ने सोचा भी क्यों ना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जाए, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता एक कर ली जाए। तो इसी प्रकार से गांधी जी को इसका जो था प्रेसिडेंट भी चुना गया। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है भाई, कि गांधी जी को मतलब किसको ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट चुना गया, तो गांधी जी को चुना गया।
उसके बाद है who warned Gandhi ji not to encourage fanaticism of Muslim religious leader and their followers। हालांकि इस क्वेश्चन को वही मैं हिंदी में इसीलिए लिखा है ताकि कई बच्चों को अगर समझ ना आए तो इससे दे सकते हैं कि किसने गांधी जी को चेतावनी दी थी कि मुस्लिम धर्म गुरुओं और उनके अन्यायों की कट्टरता को प्रोत्साहित ना करें, इनको बढ़ावा ना दें। तो भाई ये मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको बोला था, क्योंकि इन्होंने खिलाफत मूवमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था भाई। उसके बाद देखने वाली बात ये है, अब ये चीज़ बाहर कैसे आई, बाहर कैसे आई मतलब का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों बनी, क्योंकि ये के एम मुंशी ने अपनी बुक के अंदर पिलग्रिमेज टू फ्रीडम, इसके अंदर इस चीज़ के बारे में, इसका बारे में वर्णन किया हुआ है भाई। तो क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है, और इवन ये यूपी पीसीएस के अंदर आ भी चुका है क्वेश्चन ये, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर डिड नॉट सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। तो भाई कौन से इंडियन लीडर जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया था भाई, तो ये थे मदन मोहन मालवीय जी। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैड मूव्ड द नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन इन द नागपुर सेशन ऑफ आईएनसी। यानी कि 1920 में एक नागपुर का सेशन हुआ था, तो जो नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन था उन्होंने स्टार्ट किया था भाई। किसने किया था ये डिस्कस करते हैं भाई। अब पहले हम बात करेंगे कि जलियांवाला बाग मैसकरे के बाद 4 सितंबर 1920 को एक स्पेशल सेशन बुलाया गया कांग्रेस का। ठीक है, इस कांग्रेस में गांधी जी ने प्रपोजल रखा था कि हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उस समय पर इस रेजोल्यूशन का अपोज किया था चित्तरंजन दास जी ने, CR दास ने। तो इसका मतलब उस समय पर तो कुछ टाइम के लिए टल गया, लेकिन जब नागपुर सेशन हुआ, इसका मतलब क्या है कि भाई ये तो क्या था, एक स्पेशल सेशन था। जो एनुअली सेशन होता है वो नागपुर में होना था। तो जब ये नागपुर के अंदर एनुअली सेशन हुआ तो उस समय पर पहले तो उनको अपोज किया था CR दास ने, अब CR दास ने खुद ही प्रपोज किया कि प्रपोजल लाया गया कि भाई ये इवेंट जो है शुरू हो जाना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए CR दास। अब मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। हमारे देश में एक देशबंधु टर्म है, टाइटल है, एक है दीन बंधु। ये दोनों टाइटल की ना किसी को दिए गए हैं। इन दोनों में से एक टाइटल तो भाई CR दास को दिया गया है। कौन सा दिया गया है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस भी करूंगा कि भाई देशबंधु और दीन बंधु में कैसे डिफ्रेंशिएट करना है और कैसे हमें एग्जाम के लिए याद रखना है। दोनों चीज़ें बताऊंगा आपको भाई मैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट मास मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी। जो पहला मास मूवमेंट था, यानी कि जिसके अंदर बहुत लोग इकट्ठे हुए थे, वो कौन सा मूवमेंट था। सबसे पहले हमें पता है कि भाई अगर मैं गांधी जी के फर्स्ट मूवमेंट के बारे में बात करूंगा तो मैं 1917 का चंपारण मूवमेंट बोलूंगा। लेकिन अगर मैं मास मूवमेंट की बात करूंगा, फर्स्ट मास मूवमेंट की, तो ये होगा भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्योंकि ये एक मास लेवल पे हुआ था, पूरे देश भर में हुआ था, इसलिए फर्स्ट मास मूवमेंट ये बोलेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट मूवमेंट की बात करें वो चंपारण ही होगा। अब हम बात करेंगे भाई नॉन कोऑपरेशन का असल में मतलब क्या है। तो नॉन कोऑपरेशन का भाई हिंदी में मतलब है असहयोग, यानी कि किसी भी तरह से ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं दिया जाएगा। अब इसके अंदर किस किस चीज़ का जो है बॉयकॉट करना है, स्कूल का बॉयकॉट करना है, कॉलेज का बायकॉट करना है, कोर्ट कॉम्प्लेक्स का बायकॉट करना है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनका बायकॉट करना है। यानी कि गांधी जी ने अपील भी की कि अपने बच्चों को ना तो गवर्नमेंट स्कूल में भेजा जाए, ना कॉलेज में भेजा जाए, ना आप लोगों का काम है तो कोर्ट में भी ना जाए, यानी कि इस सरकार के कार्यकाल को जो है पूरी तरह से ठप कर दो। लेकिन अब एक चीज़ ये भी देखने वाली बात है, गांधी जी ने ये नहीं बोला कि अभी ऑफिसेज बंद कर दो, उन्होंने ये बोला था कि आप लोग ऑफिसेज में ना जाओ। ठीक है, यानी कि अगर हम भारतीय लोग सरकार का सरकारी कामों में साथ ही नहीं देंगे तो ये सरकार कब तक चलेगी। यानी कि एक तरह से पूरी तरह से उनकी कमर तोड़ देने वाला डिसीजन था भाई ये। और इसी दौरान गांधी जी ने चरखा चलाने के लिए भी बोला गया था भाई, ताकि इंडिया के अंदर भी खादी यूज़ की जाए, खादी का उद्योग भी चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, यानी कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। पहली बात कि ये मूवमेंट जो था 20 से 22 तक चला, बिल्कुल सही है भाई। अब 22 में ख़त्म कैसे हुआ वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। इसका अल्टीमेट मोटो क्या था भाई कि स्वराज अटेन करना है 1 साल के अंदर, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है इट कंप्राइज द प्रोग्राम ऑफ बॉयकॉट, यानी कि बायकॉट करना है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मोहम्मद अली जिन्ना हैड सपोर्टेड दिस मूवमेंट, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। तो भाई ये फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको सपोर्ट नहीं किया था। तो इन चीज़ों से आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में काफ़ी कुछ पता भी लगा होगा।
तो आंसर है भाई ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है टाइटल गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी को टाइटल दिया था, लेकिन उन्होंने उस टाइटल को सरेंडर कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। तो भाई गांधी जी ने कैसरे हिंद का टाइटल जो था वो वापस कर दिया था। अब ये क्वेश्चन तो भाई मे भी आप लोगों को सुना भी हो, पहले भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मेरे को ये भी बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना कौन सा टाइटल सरेंडर किया था जलियांवाला मस्करे के दौरान। नेक्स्ट है whom of the following supported non cooperation movement but could not see its result, यानी कि इनमें से किसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट तो किया था भाई, लेकिन इसके रिजल्ट को नहीं देख पाए थे। क्यों नहीं देख पाए थे भाई? क्योंकि उनकी जब ये मूवमेंट स्टार्ट किया था फर्स्ट डे उनकी जो थी डेथ हो गई थी भाई। तो आप इमेज में देख के साफ पता लगा पा रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ बाल गंगाधर तिलक जी की। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब एक चीज़ और बताना भी आपने, इन्होंने न्यूज़पेपर्स लाए थे भाई, 2 न्यूज़पेपर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ न्यूज़पेपर के बारे में। तो आप लोगों को कमेंट कर कर इन दोनों न्यूज़पेपर्स के भी नाम बताने हैं और ये कौन सी लैंग्वेजेस में थे वो भी। चलिए भाई, उसके बाद है द चोरी चोरा एपिसोड टुक प्लेस ऑन। अब ये चोरा चोरी एपिसोड भाई है क्या चीज़ है? अब होता क्या है भाई, 5 फरवरी को ऑप्शन नंबर है तो सही आंसर है इसका भाई। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या था कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास भाई चोरी चौराहा, कई बार चोरा चोरी भी बोल देते हैं इसको, वहाँ पर क्या हुआ कि भाई जो भीड़ थी वहाँ पे वॉयलेंट हो गई थी। ठीक है, तो वॉयलेंट होने करके भाई पुलिस ने क्या किया, उन्होंने वहाँ पे लाठीचार्ज किया। अब इस चक्कर में क्या हुआ भाई, इस चीज़ में जो थे वहाँ के स्थानीय लोगों को इस चीज़ से बहुत गुस्सा आया और उन्होंने भाई वहाँ पे एक पुलिस चौकी थी उसको आग लगा दी गई और इसमें 22 पुलिसकर्मी भाई जिंदा जल के मर गए थे। तब उस समय पर गांधी जी को लगा कि भाई अब हमारे देश के लोग हमारे देश के लोगों पर ही अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये जो लोग थे, जो 22 लोग मरे थे, वो भी इंडियंस ही थे जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नौकरी पर रखा हुआ था। तो ये तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं भाई हम। कई बार ये पूछ लेते हैं भाई चोरा चोरी कहाँ पे है भाई, तो गोरखपुर यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इसी इवेंट करके गांधी जी ने ये नॉन कोऑपरेशन जो असहयोग आंदोलन था वो वापस लेने का निर्णय किया। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया था कि भाई जब ये चोरी चोरा कांड हुआ था तो उस समय पर महात्मा गांधी कहाँ पर थे? क्या वो दिल्ली में थे, कलकत्ता में थे, चोरी चोरा में थे या बारदोली में थे भाई? तो वो उस समय थे भाई, आपको पता है 1922 में 5 फरवरी को हुआ था, उस समय पर वो बारदोली में थे, यानी कि गुजरात के अंदर थे। और वहीं से उन्होंने बारदोली रेजोल्यूशन पास किया और इसी रेजोल्यूशन में, इसी प्रस्ताव के थ्रू जो था, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेने का जो था रेजोल्यूशन बनाया, वो पास किया। यानी कि आज से हम लोग जो है, जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको हम लोग वापस ले रहे हैं। हालांकि इस फैसले की भाई पूरे देश भर में निंदा हुई, कई पॉलिटिकल जो लीडर थे वो गांधी से नाराज भी हुए, अपनी अलग अलग पार्टीज भी बनाई, क्योंकि उस समय पर भाई ये आंदोलन चरम सीमा पर था। अगर ये आंदोलन 6 महीने 1 साल और चलता तो हमें आज़ादी उस समय पर भी मिल सकती थी भाई। हमें आज़ादी 1947 में मिली भाई, जो कि 1922 से 23 में भी मिल सकती थी। अब क्या कारण रहे, किन कारणों की वजह से इन्होंने वापस लिया, वो तो मैंने बता दिया आपको। लेकिन अब गांधी जी ने ये फैसला क्यों लिया कि भाई चोरा चोरी कांड के बाद में बोलूँगा, ये भी मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, लेकिन आज नहीं, ये मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगा। और इसके फलस्वरूप कौन कौन सी पार्टियाँ बनी उनके बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सब चीज़ें देखने वाले हैं भाई। अगर आपको ये आज का सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी करें, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे हो या फिर वो टेलीग्राम पे हो। तो चलिए भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए कीप ऑन स्टडिंग।